अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि पॉलिटिक्स कहते हैं आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी होती है, पाकिस्तान में हम कहते हैं कि आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन भी होती है, लेकिन आज तो लग रहा है मैजिक भी होती है। पॉलिटिक्स में मैजिक कैसे होता है आपको बताते हैं। अददी अक्सरियत रखने वाली ऑपोजिशन जो स्टेट बैंक के तरमीमी बिल पर इतना शोर शराबा कर रही थी, आज उनको सेनेट में भी पास कर लिया गया उस बिल को। 99 लोग हैं सेनेट में और 46 जो हैं अरकान आज प्रेजेंट थे, उसमें से 43 यानी कि 43 लोगों ने वोट दिया है इसके हक में, इस तरमीमी बिल के, और 42 ने इसको नामंजूर किया। और अगेन ये बिल पास हो गया। हुकूमत की एक और जीत, ऑपोजिशन की एक और नाकामी। लेकिन ज़रा आपको ग्रेव सिचुएशन का, सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कुछ रोज़ कबल जो ख्वाजा आसिफ साहब ने गुफ्तगू की थी, ज़रा वो सुना देते हैं। जनाब वाला, ये लोग जो हैं ये बेसिकली IMF की तरफ से लिक्विडेटर आए हुए हैं। ये गवर्नर स्टेट बैंक जैसे लोग जो हैं, पहले इन्होंने बेड़ा गर्क किया इजिप्ट का, अब पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये लिक्विडेटर हैं IMF की तरफ से पाकिस्तान के आए हुए। ये हमारे बैंक, हमारे मुल्क को स्टेट बैंक स्टेट बैंक नहीं चला रहे, हमारे मुल्क को दिवालिया कर रहे हैं अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज की वजह से। ये बाहर चले जाएंगे, ये मुल्क, आप और मैं और ये मेंबरान, हम यहां पे जो आवाम को के नुमाइंदे हैं, हम यहां पे रह जाएंगे, आवाम को फेस करेंगे। किस तरह फेस करेंगे? इन लोगों की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जब आते हैं PSC में तो कहते हैं ये भी सीक्रेट है, ये भी सीक्रेट है, ये भी सीक्रेट है। तो जनाब वाला, इन लोगों को शट अप कॉल दें। इसके ऊपर डिस्क्लेमर होना चाहिए कि ख्वाजा आसिफ साहब की बात को सीरियसली ना लिया जाए, और अगर सीरियसली लिया जाए तो फिर ख्वाजा आसिफ साहब की जो ऑपोजिशन की कारकर्दगी आज रही है, फिर उसको सीरियस लिया जाए, और अगर उसको सीरियस लिया जाए तो फिर ऑपोजिशन का किरदार क्या है। वाकई फवाद चौधरी साहब जो कहते हैं वो चुच्चू का मुरब्बा है, तो शायद ठीक ही कहते होंगे। अब मैं अग्रीबल तो नहीं हूं इतनी नेचर में, लेकिन मुझे लगता है कि फवाद चौधरी साहब से आज अब हमें अग्री करना चाहिए। बिलावल भुट्टो साहब भी बहुत शोर मचा रहे थे, जरा उनकी भी आपको सुनवा देते हैं कुछ रोज कबल क्या कह रहे थे। थोड़ा सवाल करना चाहूंगा कि इस स्टेट बैंक के बिल में जो फैसला लिया गया कि पाकिस्तान का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है उसका एक ही बैंक अकाउंट होगा और वो सारे जो अखराजात है उसी एक बैंक से किया जाएगा। जो अब हमारा जो स्टेट बैंक ना पार्लियामान का जवाबदेह होगा, ना हमारा जुडिशरी का जवाबदेह होगा, आलमी इदारों का जवाबदेह होगा। तो उसी स्टेट बैंक में जब एक ही अकाउंट है हमारा पूरा एक्सपेंडिचर्स का, हमारे बैरूनी जो इस मुल्क की बाहर कुव्वतें हैं उनको ज्यादा आसानी नहीं होगा पाकिस्तान का डिफेंस एक्सपेंडिचर को स्क्रूटनाइज करना, पाकिस्तान का न्यूक्लियर एक्सपेंडिचर पर स्क्रूटनाइज करना। और जब इनकी जी कहा जाता है कि सेनेट का इजलास जब आज शुरू हुआ तो हुकूमत के अरकान कम होने की वजह से इसको टेबल ही नहीं किया जा रहा था इस तरमीमी बिल को, क्योंकि उनको ये उम्मीद नहीं थी कि ये बिल मंजूर हो जाएगा। लेकिन देखिए ना, उम्मीदें कैसे बरलाती हैं और कैसे होप्स जो हैं वो वैनिश हो जाती हैं जो अपोजिशन की होती हैं। क्योंकि आज 42 जो अरकान थे वो पॉलिटिशियंस थे, यानी कि हुकूमत के अरकान थे। 57 जो थे वो अपोजिशन के अरकान थे, जिसमें से उमर फारूक कासी साहब एन वोटिंग के मौके पर गायब हो गए, यूसुफ रजा गिलानी साहब पहुंच ही नहीं पाए, और दिलावर खान साहब ने जो हैं वोट दिया हुकूमत के हक में। तो ये तो हाल है ऑपोजिशन का। लेकिन आज इस हाल को का अहवाल जो फवाद चौधरी साहब के अल्फाज में है, ज़रा वो भी सुन लीजिए। यूसुफ रजा गिलानी साहब का शुक्रिया कि आज उन्होंने जो है वो इनडायरेक्टली इस बिल के मंजूरी में जो है वो हुकूमत का साथ दिया, और पीपल्स पार्टी का भी ज़ाहिर है शुक्रिया अदा करना बनता है कि अगर उन्होंने इस तरह से मुल्क के मफाद में ये फैसला किया है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अपोजिशन का कोई पता नहीं, एक दिन कुछ होते हैं, दूसरे दिन कुछ होते हैं। हुकूमत का वाकई कुछ पता नहीं, एक दिन कुछ होते हैं, दूसरे दिन कुछ होते हैं। आर्टिकल 62(1)(f) की पिटीशन तो दायर कर दी गई है, लेकिन इसको सीरियसली फॉलो अप भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ही करेगा। और ये एन मुतवक्के है कि तमाम तर चीज़ों को शायद सहाफ़ी बरादरी या वकला ने ही करना है, और सुप्रेमेसी जो पार्लियामेंट की थी उसको हम ही ने मनवाना है, लेकिन अपोजिशन शायद इसमें नाकाम हो गई है। आज़म नज़ीर तारर साहब फिर भी हक बजाने में जब वो कहते हैं कि जी हुकूमत के मुँह पर कालक मली है। एक्चुअली में कालक इसके मुँह पर मली गई है, वो भी हम देख लेंगे, लेकिन आज़म साहब की बात सुननी जरूरी है। सुन लीजिए। SOPs की धज्जियां उड़ाते हुए कोविड पॉजिटिव लोगों को ला के गिनती पूरी की गई। चेयरमैन साहब ने गैर जानिबदारी के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपना वोट डाला और 43 वाले काउंट को 42-43 पे लेके गए। तो इसमें क्या कामयाबी हासिल की है? इन्होंने अपने मुंह पे कालिक मली है, मैं समझता हूँ।
जी। और अगर ये मान लिया जाए कि फोन कॉल्स आती हैं, बैसाखियां इस्तेमाल होती हैं, हुकूमत को पावर देने वाली बैसाखियां, सर पर हाथ, ये तमाम तर चीजें एक पेश, तो फिर आज तमाम तर दावे सच होते हैं। और अगर वाकई फोन कॉल्स आते हैं तो क्या हम ये पूछने की जसारत कर सकते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को भी आज फोन कॉल मौसूल हुई थी? क्या दिलावर खान साहब को भी कॉल मौसूल हुई थी? क्या कोई उनको भी प्रेशर कर रहा है? क्या कासी साहब को वहां से हटाने के लिए भी कुछ किया गया? और दूसरी तरफ हुकूमत का ये जो दावा है कि मतलब जो हुकूमत अपना नंबर जिस तरह पूरे किए गए हैं, जिस तरह हमने देखा कि एक उनकी जो सेनेट मेंबर है वो शदीद बीमार थी, कोविड था, वो ऑक्सीजन पर, वेंटिलेटर पर आई, ऑक्सीजन साथ लेकर आई और उन्होंने वोट डाला। तो ये होती है सीरियसनेस ऑफ पुटिंग योर वोट्स थ्रू, और शायद वो सीरियसनेस ऑपोजिशन में नहीं है। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ जी मौजूद हैं, सबसे पहले हमें ज्वाइन करिए, बहुत शुक्रिया आपका, जवेरिया जफर अहीर साहिबा, MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। जवेरिया साहिबा, मैं आपके पास आऊंगी। सबसे पहला सवाल यही है कि मुबारकबाद, कंग्रेचुलेशंस आर एन ऑर्डर। तो ये फरमा दीजिएगा कि ये जादू था कि पहले आप लोग पेश ही नहीं कर रहे थे बिल को, या आपको कोई कॉल मौसूल हुई कि आप पेश कर दीजिए, हमने बात कर ली है, या इसमें आपकी सदाकत है और ऑपोजिशन की नाकामी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच सना। सबसे पहले तो पूरी कौम को मुबारकबाद और अपोजिशन को स्पेशली मुबारकबाद, क्योंकि वैसे भी आज जुमा मुबारक भी है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये अपोजिशन के साथ जो पै दर पै चीज़ें हो रही हैं, तमाम जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हैं वो अपनी सबक नहीं सीख रहे, अपनी गलतियों से, अपनी कोताहियों से, और अपनी एक मनफी सोच और मनफी हिकमत अमली जो उन्होंने अपनाई हुई है, क्योंकि वो एक तखरीबी अमल की तरफ है। तामीरी उनका ना कोई किरदार है, ना उनकी कोई सोच है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि खुदारा अब भी संभल जाएं और कोई तामीरी किरदार अदा करें। शायद आपका कुछ भला हो जाए और शायद कोई थोड़ी बहुत बचत हो जाए, क्योंकि जो हाल आपका हुआ है और जो हो रहा है वो तो आप अब खुद भी शायद एक दूसरे से नजरें ना मिला सकें। और मैं ये भी साथ जरूर कहना चाहूंगी कि ये जो हुकूमत को हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं और जब ये बात करते हैं कि हमारा इलेक्शन हुआ सेनेट का यूसुफ रजा गिलानी वाला तो हम जीत गए, और फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे ये कहते हैं कि जी फोन आ गए, और अगर सेनेट में कोई चीज आ गया तो कहते हैं कि फोन आ गए, अगर सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन हो तो कहते हैं कि पैसे चल गए। तो ये इस तरह नहीं चलता, इस तरह हो नहीं सकता, क्योंकि आपके लिए सारी चीजें ठीक हैं और अगर आपको शिकस्त हो जाए तो वही चीजें खराब हो गई हैं। आपने बिलावल साहब की अभी मुझे शॉर्ट सुनाया और ख्वाजा आसिफ साहब का भी। मैं तो ये इतने ख्वाजा साहब तो ज़ाहिर सीनियर लीडर हैं, जरा सी बात पे वैसे इकबाल साहब को देख लें कि उन्होंने एक सोशल मीडिया की खबर को इतना सीरियसली ले लिया कि रेजोल्यूशन असेंबली में जमा करा दी कि इसके ऊपर बहस करें। ये तो उनके हालात हैं। अब ये जो PDM की मिक्स मिठाई है जिसके हलवाई का भी नहीं पता, इनको खुद भी नहीं पता। पहले तो इनको PDM के लीडर का नहीं पता, फिर इनको हर जमात को अपने अपने लीडर का, और खास तौर पे नून लीग को, इनको आज तक ये नहीं पता कि हमारा अपना असल लीडर कौन है। शुक्र है खुदा का, बड़ी खुशाइन बात है कि गुलामाना सोच रखने वाले जो इनकी जमात है, अब वहां पे भी कुछ चेहरे, कुछ नाम, कुछ गर्दिश कर रहे हैं, कुछ हम भी सुन रहे हैं कि वो लोग भी उठ रहे हैं और उनको भी, वो भी इस मौरूसी और खानदानी सियासत को रद्द करना चाहते हैं। वो भी समझ रहे हैं कि हम भी काबिल हैं भाई, सिर्फ शरीफों का खानदान ही नहीं रह गया मुल्क का बेड़ा गर्क करने के लिए। तो बात ये है कि ये जो स्टेट बैंक के ऊपर इस कदर नाला थे, इस कदर बरहम थे, और फ्लोर के ऊपर भी खड़े होकर ये बड़ी बड़ी बड़के मार रहे थे, तो वो इनकी किधर चली गई। और बिल्कुल आपका सवाल बड़ा पर्टिनेंट है, मैं कहती हूँ कि यूसुफ रजा गिलानी साहब साबका वजीर आजम है, क्या उनको भी कॉल आई या उनके साथ भी कोई हॉर्स ट्रेडिंग वाला मामला हुआ? और अगर इनको आई तो ये खुल के आके बताएं, कौम को भी बताएं, हमें भी बताएं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ठीक हो गया। आहत खटक साहब ने ज्वाइन किया जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और हिना परवेज भट्ट साहिबा हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। मैं आप लोगों को देख तो नहीं सकती, लेकिन आप लोग क्या एक दूसरे से आंखें मिला सकते हैं या आप लोग आंखें चुराएंगे? खटक साहब, पहले आपके पास आती हूँ, ये बता दीजिएगा कि चलें पार्लियामेंट में तो फोन कॉल्स चलती हैं, सेनेट में पैसा चलता है, तो तिजोरी का मुंह खोल दिया गया है, क्या हुआ? आज गिलानी साहब को कॉल आई, क्या हुआ, कहाँ गए, आज क्यों नहीं पहुंच पाए सेशन में? कहा जाए अगर 12 बजे भी रात को अगर कॉल किया है सेशन तो
क्या गिलानी साहब के पास ये कन्वेंस नहीं थी कि वो इस्लामाबाद तक ट्रैवल कर लेते? मुल्तान और इस्लामाबाद का कितना ट्रैवल है? आई एम श्योर अगर ये पर्टिनेंट था, ये हमारी सॉवरेनिटी का मामला था, ये हमारे बैंक को IMF के पास लोन करने का मामला था, तो फिर हमें तो कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए था, कम से कम ऑपोजिशन को करना चाहिए था। और गिलानी साहब जैसे सीनियर रहनुमा अगर एब्सेंट हो जाएंगे तो क्या पीपल्स पार्टी की इनडायरेक्टली हेल्प की है उन्होंने? खटक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो गिलानी साहब की जो बात आज चल रही है, अभी मेरी बात हुई है गिलानी साहब के बेटे से, तो उनका भी यही टेक था जो हमें पता चला है कि आज कल रात को 12 बजे उनका बताया गया कि आज असेंबली पहुंचना है और सुबह 10 बजे तक उनके लिए एक तो पॉसिबल नहीं था, दूसरा उनकी जानने वालों में कुल थे आज खर साहब की फैमिली में डेथ हुई थी, जब उनके कुल थे, तो उधर उनका पहुंचना बहुत ज़रूरी था, जिस वजह से वो आ नहीं सके। लेकिन मेन बात ये है कि गिलानी साहब अगर आ भी जाते तो एक वोट का तो फ़र्क नहीं था, वोट तो 4 थे जिनका फ़र्क था। तो एक गिलानी साहब के ऊपर जो ये सारी ब्लेम गेम डाली जा रही है कि गिलानी साहब ने की है, तो मगर वोट तो एक ही वोट ने एक ही वोट का सारा डिफरेंस था ना, 42-43 एक ही वोट का तो डिफरेंस रह गया था। चले 4 भी थे लेकिन एक ही वोट का फर्क था। तो फिर किसको कहिए? दिलावर खान साहब को कहिए, कांसी साहब को कहिए, या गिलानी साहब को कहिए? मैं तो गिलानी साहब को इसलिए कहूंगी क्योंकि वो तो एक साबिक वजीर आजम है और रब्बानी खर साहब का बिल्कुल आई एम श्योर उनके कुल पे जाना जरूरी था। हिना खर साहिबा के वालिद हैं, हमारी बड़ी पसंदीदा शख्सियत है हिना साहिबा, और हम उनके वालिद साहब के लिए दुआ करेंगे। लेकिन सर ये मामला ज्यादा संगीन नहीं था? ये मेरी जितनी बात हो सकी है गिलानी साहब के बेटे से, अली से, उन्होंने मुझे यही कहा है कि हमारा इधर ये रस्म कुल था जिस वजह से वो लोग आ नहीं सके। लेकिन सारा बार बार उन पे ब्लेम गेम डाली जा रही है कि गिलानी साहब ने किए, तो एक उनके ना होने की वजह से बार बार ये मतलब मुझे सर अली वही है जिनकी वीडियो आई थी, वो जो वोट खरीदते हुए पाए गए थे, वो ये वही वाली वीडियो वाले हैं अली साहब? खरीदे तो नहीं थे वो। चलें, जो वीडियो आई थी इनकी, मतलब अपेरेंटली जो खरीद रहे थे, शायद ना खरीद रहे हो, ये वही वीडियो वाली शख्सियत है ना? चलें जी, अच्छा ठीक हो गया। अच्छा जी, हिना साहिबा, मेरे ख्याल से चलें हिना साहिबा, इनके पास तो एक प्लॉजिबल एक्सक्यूज है। हमारी साबिक फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ है और जाहिर है कि गिलानी साहब के तो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक, दूसरा एक जाहिर है शख्सियाती ताल्लुकात भी होते हैं। तो चलें अगर हम इनको थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दे भी दें तो कांसी साहब, दिलावर खान साहब, ये क्या मामला हुआ? देखिए, आपको पता है कि दिलावर खान साहब का ग्रुप जो है वो आज़ाद ग्रुप है और ये पहले भी इसकी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी कि उनकी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। PMLN के सारे लोग मौजूद थे, सिर्फ 2 लोग जो नहीं थे वो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो कोविड की वजह से वहाँ नहीं थे, और नुज़रत साहिबा जो कनाडा अपनी ट्रीटमेंट के लिए गई हुई हैं। इसके अलावा PMLN के ऑल द पीपल वर देयर। दिलावर साहब के ग्रुप की हम अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, वो आपको पता है। लेकिन मैं स्टार्ट में देख रही थी सना, आप शो में मुबारकबाद दे रही थी हुकूमत को, तो मुझे बताएं कि अगर स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी लूज हुई है या हमारे मुल्क की सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है या स्टेट बैंक की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, इसमें हुकूमत किस चीज की मुबारकबाद की मुस्तहिक है? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक कि ये अगर आप कहती हैं बिल्कुल ऑपोजिशन की डिफीट है तो होएगी, क्योंकि ऑपोजिशन अवाम की नुमाइंदगी करती है, और अगर अवाम के लिए ये चीज उनकी डिफीट है तो बिल्कुल हमारी भी डिफीट है। इमरान खान साहब तो कहते थे एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान साहब तो कहते थे मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा। इमरान खान साहब तो कहते थे कि इसाक डार जो है वो डॉलर को टेम्परेरली उसे स्टेबल रखा हुआ है। तो मुझे बताएं अब विद दिस बिल स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी कहां गई? हमारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मुल्क की कॉम्प्रोमाइज हुई, हमारी मुल्क की सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज हुई। तो फिर तो हम सही कहते हैं कि ये इमरान खान साहब जो हैं
वो तो पता नहीं किस एजेंडे पे इस मुल्क को मईशत खराब करने, महंगाई करने और अब स्टेट बैंक को गिरवी रखने भी आ गए हैं। अब मैं बात करती हूं कि फॉरेन फंडिंग में आपने देखा, स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आई, उसमें पता चला भारत से फंडिंग ली, उसमें पता चला यूके में इन्होंने फॉरेन फंडिंग गलत जो है जगहों से ली जो लीगली नहीं थी। कल आपने शायद खबर देखी होगी कि इन्होंने स्क्रूटनी कमेटी में ऐसे लोगों का नाम दिया जो शौकत खानम में ज़कात गिवर्स हैं, उन लोगों का इन्होंने नाम जो है वो पीटीआई के फॉरेन फंडिंग रिपोर्ट में दिया। तो मैं तो ये ज्यादा एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कि इमरान खान साहब स्टेट बैंक की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या मुल्क की सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज करके किस चीज की मुबारकबाद चाहते हैं। मैं तो ये क्वेश्चन अराइज करती हूं। आप बिल्कुल कहें कि ऑपोजिशन जो है, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव करती हूं पीएमएलएन के सारे लोग वहां मौजूद थे, हमारी इस पे वो नहीं आती। यूसुफ रजा गिलानी साहब पे बिल्कुल क्वेश्चन रेज हो रहा है और उनके ये मैंने भी इन्हीं वाली स्टेटमेंट देखी, क्योंकि जहां तक हमें पता है कि रात के 12 बजे एजेंडा आया और एजेंडा जो आया उसमें बहुत से लोगों ने 12 बजे के बाद वो एजेंडे में नहीं देखा कि स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज करने वाली चीज है, लेकिन मैं उसको 1% भी जस्टिफाई नहीं करूंगी। आई थिंक एज अ ऑपोजिशन हमारा रोल होना चाहिए इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर। अगर इस तरह की चीजें ये हुकूमत जो है वो पास करा ले, वो अवाम की डिफीट है और बिल्कुल ऑपोजिशन की भी डिफीट है। और एक लास्ट बात, आपने इनसे कहा कि बड़ी अच्छी बात है कि कोरोना के एसओपीज को वायलेट करके भी आपने अपने मेंबर्स को बुला लिया। तो मैं इस चीज को भी कहूंगी बिल्कुल गलत है कि आपको इतनी इमरजेंसी में क्यों जरूरत थी कि आप कोरोना के एसओपीज को भी उनकी भी खिलाफ वर्जी करें। एक तरफ हम मैसेजेस देते हैं कि मुल्क में कोरोना बहुत फैल रहा है और दूसरी तरफ से हम कहें कि भाई कोरोना के हमारे पेशेंट जो है वो मास्क पहन के आ रहे हैं। सो आई थिंक दिस शुड ऑल्सो नॉट बी सच बिहेवियर शुड नॉट बी आप ठीक है, आपका वैलिड सवाल है, इस सवाल पे बात करेंगे वक्फे के बाद। ना कहें कि बड़ा अच्छा काम है, नहीं है ना, आपने बिल्कुल वैलिड सवाल किया है, ये आपकी बात का जवाब देंगी जवेरिया साहबा। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि मुबारकबाद के मुस्तहिक ये इसलिए हैं, कम ये साबित कदम रहते हैं, ये जो चाहते हैं वो कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं और ऑपोजिशन ना चाहते हुए भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो आज सिर्फ स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी नहीं कॉम्प्रोमाइज हुई, आज ऑपोजिशन भी कॉम्प्रोमाइज हुई है, उसकी वजह से अवाम भी कॉम्प्रोमाइज होगी और ये द बक स्टॉप्स एट द ऑपोजिशन मैम। लेकिन वक्फे के बाद आते हैं, वक्फे के बाद बात करेंगे जी। जी वेलकम बैक टू गूंज। और आज हुकूमत ने एक और जीत अपने नाम करवाई है, एक और जीत अपने नाम रकम कर ली है और वो जीत है स्टेट बैंक तरमीमी बिल की, जिसको अपोजिशन कहती है कि इट इज़ कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट बैंक और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। लेकिन इस पर हम बात करेंगे। जवेरिया ज़फ़र अहीर साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आहत खटक साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, हिना परवेज़ भट्ट साहिबा हैं नून लीग से। हिना साहिबा ने एक पर्टिनेंट सवाल उठाया जवेरिया साहिबा, क्योंकि जाहिर है कि ये नहीं होना चाहिए था कि कोविड की जो SOPs हैं उसके तहत तो जो कोविड इन्फेक्टेड हैं उनको तो नहीं आना चाहिए था आज सेनेट में। क्या इतनी ज़रूरत थी उनके वोट के लिए? आपको लगता है दिस वाज फॉर द कंट्री और क्या ये एक अच्छा मतलब रिस्पॉन्सिबल डिसीजन था? ये पहले तो मैं कोविड के बारे में कहूँगी, ऑब्वियसली कोविड के SOPs पे अमल ज़रूर होना चाहिए, इस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन जितना कोविड के पेशेंट से मेरा वास्ता रहा है और जितना मेरे इल्म में है, जब आपको कोविड होता है और उसके बाद जब आपके ऊपर उसके असरात होते हैं, तो ये असरात वाली फेज होती है जब आपको ऑक्सीजन लगी हुई हो और आपको ब्रीदिंग इशू हो रहा हो, उस वक्त आपका कोविड का टेस्ट नेगेटिव आता है। और मैं खुद कोविड वार्ड में भी फिरती रही हूँ बड़े पेशेंट्स के साथ, तो वो टेस्ट नेगेटिव आता है, उस पेशेंट से किसी को खतरा नहीं हो सकता, बल्कि वो पेशेंट जो है उसको वो बाद की जो उसकी चीजें हैं वो उसको भुगत रहा होता है। डॉक्टर सरका साहिबा की तो हिम्मत हुई चेक करें, उनका टेस्ट पॉजिटिव था कि उन्होंने कमिटेड सेनेटर हमारी बड़ी काबिल एहतराम है, उन्होंने कमिटेड वर्कर होने का, कमिटेड लीडर होने का सबूत दिया है। और बाकी मुझे अपोजिशन पे पॉजिटिव था उनका टेस्ट। अब नहीं,
अब मसला ये है ना कि बहुत सारी चीजों का मेरी बहन को इल्म नहीं होता। अभी स्टेट बैंक की बात करी थी तो शायद इन्होंने वो बिल पढ़ा ही नहीं है। स्टेट बैंक एक्ट में 4 बार तो तरमीम हो चुकी है। मैं स्टेट बैंक की बिल की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ जरका साहिबा का कोविड पॉजिटिव था, उनका टेस्ट नेगेटिव नहीं आया था। आप जो बात कर रही है ना, नेगेटिव नहीं आया था। मेरी यार सुन लेंगी। मैं ये कह रही हूँ कि वो आप बहस छोड़ दें। मैंने आपको पहले कहा कि होना चाहिए था और जो वजह मुझे पता थी मैंने आपको बता दी है। वरना फिर बहुत सारी मिसालें हैं कि आपके वो जब जलसे जुलूस आप कर रहे होते हैं और स्टेज पे भी बड़े लोग खड़े होते हैं जो बार बार पानी और खांसी के सिरप पी रहे होते हैं। कह रही, आप सिर्फ कह रही थी ना कि नेगेटिव हो तो बाहर आए तो वो स्प्रेड नहीं करता। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि वो पॉजिटिव थी। दैट्स ऑल आई एम सेइंग। ओके है ना, पॉइंट टेकन। जी जवेरिया, आप थोड़ा तहम्मुल का मुजाहिरा करें। आपके जज्बात से बखूबी वाकिफ हैं, जो आपको आज आपके साथ हुई है, आपका बोलना बनता है। लेकिन मुझे अपोजिशन पे यकीन करें कि इस टाइम तरस आ रहा है, इनको कुछ कहने का भी दिल नहीं कर रहा और इनको अपने हालों पे नहीं आ रहा। हम पहले दिन ये स्टेट बैंक के एक्ट की बात करें, एक्ट में 4 बार तरमीम हो चुकी हैं। एक बार तो इनके अपने दौर हुकूमत पीपल्स पार्टी और PMLN के दौर में हुई है। बिल पढ़े बगैर पाकिस्तान की ये जो बात करें, सॉवरेनिटी की बात करें और स्टेट बैंक का बिल अगर पढ़ लेना शायद, और उस पढ़ने के बाद बात करें तो शायद बहुत बेहतर होगा। उसमें वाज़े लिखा हुआ है कि जो भी उसमें तरमीम की गई है, पहली तो बात ये कि वो स्टैंडिंग कमेटी में भी वो पास होके आया और खामखा इन्होंने वावेला मचा दिया। आपका गवर्नर डुअल नेशनल नहीं हो सकता। अगर वो गवर्नर है तो जब वो गवर्नर का ओहदा छोड़ेगा तो उसके 2 साल तक वो कोई किसी बड़े इदारे का वो हेड नहीं रह सकता। इसके बाद स्टेट बैंक के असास से स्टेट बैंक बजाते खुद पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत है। स्टेट बैंक, वो जो बोर्ड तश्कील दिया जाता है वो सारे हुकूमत के नॉमिनेटेड लोग होते हैं, उस बोर्ड ने फैसला करना होता है। फिर आपका जो स्टेट बैंक का गवर्नर है वो हर 6 महीने बाद पाबंद है पार्लियामेंट को एक रिपोर्ट देने का। ये इतने बहुत सारे पॉइंट्स हैं उसके अंदर, मुझे तो समझ नहीं आती है कि इनकी ये फहमो फरासत से आरी हो गए हैं या ये जानबूझ के एक बचगाना बातें करते हैं। और पाकिस्तान की ये तो हमने स्टेट बैंक को सियासी फैसलों से आजाद किया है, स्टेट बैंक को हुकूमती फैसलों से आजाद नहीं किया। ये बात इनकी समझ में नहीं आ रही और ये खामखा एक गलत चीज अवाम को भी बताई जा रहे हैं। लेकिन अवाम को पता है, अवाम हमारे बहुत बाशऊर हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि अगर इतना बड़ा खतरा पाकिस्तान की सलामियत को लाहक था तो फिर इनके सफों में जो हम पहले दिन से कह रहे हैं इत्तेहाद भी नहीं है और हिकमत अमली भी इनकी कोई नहीं है, तो वो दिखा देते और ना पास होने देते, बात ही खत्म हो जाती। तो इस तरह आए बाएं शाएं करने से तो मामलात जो हैं वो सुधारे नहीं जा सकते हैं। हमारा तो पहले दिन से मौकफ भी रहा है, हमारा पार्टी का भी ये है, खान साहब का भी ये विजन है कि हम हर इदारे को खुद मुख्तार करेंगे, आजाद करेंगे, उसके पैरों पे करेंगे। थैंक यू। हाँ, ओके, तो दूसरा को मैं मौका दे दें। ठीक है, आपकी बात क्लियर होगी। चले, आपकी बात क्लियर होगी। अच्छा हिना साहब, आपकी तसल्ली हुई इनके जवाब से? चले, नहीं हुई तो ये मुझे फरमा दीजिएगा कि अदम एतमाद की बात कर रहे हैं जी, लॉन्ग मार्च की बात करें। अगर ये हाल है एतमाद वोट का, तो और वोट पर एतमाद किसको करना है और अदम एतमाद किसके खिलाफ लाना है? अपने खिलाफ ना ले आए आप लोग। हिना साहबा, देखिए सना, आपने एक बात इस पिछले सेगमेंट में की कि हुकूमत जो है वो बड़ी साबित कदम है जी। तो इस बात से तो मैं अग्री करूंगी कि ये जो हुकूमत है वो झूठ बोलने में और प्रोपेगेंडा करने में और फिर अपना झूठ बोल के उस डिटाई को कायम करने में बहुत साबित कदम है। ये साबित कदम है करप्शन इंडेक्स को 123 से 140 पे लेके जाने पे, $1 को ऊपर लेके जाने पे, महंगाई को मुल्क में बढ़ाने पे, इन्फ्लेशन हाई करने पे और चोरी करने पे जरूर ये साबित कदम है। लेकिन जो आपने बात की और लॉन्ग मार्च की, तो बिल्कुल आज ये पार्टी के अंदर ये बातें हो भी रही हैं कि इंशाल्लाह मरियम बीबी लॉन्ग मार्च से पहले अपनी अवामी राब्ते भी इंक्रीज करेंगी। वो इंशाल्लाह KP भी ट्रैवल करेंगी, पंजाब में भी वो बाहर दोबारा, बिकॉज आई पर्सनली थिंक कि ओनली PMLN और
मरियम बीबी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन जो है वो कर रही हैं और उन्होंने यही जहां तक मैं खबर देख रही थी कि वो अपना राब्ता भी बढ़ाएंगी, वो वर्कर्स कन्वेंशन से भी इंशाल्लाह जो है वो खिताब करेंगी। और आपको जैसे पता है कि मरियम बीबी की बड़ी पॉपुलैरिटी है एंड वो ट्विटर पे भी बड़ी एक अपनी मतलब अगर आप लोग बिल रोकने में पॉपुलर नहीं है तो कम से कम आवाम के साथ पॉपुलर हैं, ये कह रही हैं आप। बिल रोकने में पॉपुलैरिटी आप लोगों की नहीं है, लेकिन वैसे आप पॉपुलैरिटी ऑन द रोड ला सकते हैं। ठीक है, ओके। देखिए आपको मैं वही बताऊं कि इसमें पीएमएलएन का जहां तक बात आ रही है, हमारे 2 लोग मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, उनको कोविड था और हमारी पार्टी बिलीव करती है कि कोविड के एसओपीज को फॉलो करना चाहिए, वो नहीं आए। और साहिबा अपने ट्रीटमेंट की वजह से कनाडा थी। इसके अलावा पीएमएलएन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुर्दे इल्जाम लगा रही है ना, पीएमएलएन पार्टी को इनडायरेक्टली ब्लेम कर रही है। आई थिंक मैं कह रही हूं, मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन मार्क किया कि अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब वहां नहीं थे, वो क्वेश्चन मार्क है। ठीक हो गया। अगर और ये मैं जरूर इनको पीटीआई को कहूंगी जो अभी यहां बैठी हुई, ये हमारी मुल्क की सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज करना या मुल्क की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को लूज करना, इसके लिए यहां बैठ के ये नहीं करना चाहिए आपको कि आप पीटीआई मुबारकबाद दें या ये इस चीज को, ये आपके हक में नहीं जाता। जिस तरह आपने मैशत को तबाह किया, जिस तरह आप लोगों ने करप्शन इंडेक्स बढ़ाया, जिस तरह आपने आटा चोर, चीनी चोर, फॉरेन फंडिंग में आप लोगों का नाम, शौकत खानम की ज़कात चोर, कोरोना फंड चोर, मैशत को तबाह बर्बाद कर दिया, ये सब चीजें आपकी डिस्क्रेडिट में जाती हैं। आप जितना मर्जी यहां बैठ के कह दें, मैं कहती हूं कि ऑपोजिशन की डिफीट है, अगर हम अवाम के हकीकी नुमाइंदे नहीं हो सके, हमारी डिफीट है। पीएमएलएन ने पूरी कोशिश की और आपको भी पता है तब भी, आपको भी पता है तब भी हमारा पीपल्स पार्टी से शोकॉज नोटिस वाली बात भी हुई थी। वो क्या रीजन था? तो पीडीएम का वो पार्ट नहीं है, वो क्या रीजन है? वो बिग क्वेश्चन मार्क आते हैं। हम सोलो लॉन्ग मार्च क्यों कर रहे हैं, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। लेकिन मैं ये सोच सकती हूं कि हम अवाम को आंखों में आंखें डाल के देख सकते हैं आज, क्योंकि पीएमएलएन हकीकी ऑपोजिशन कर रही है, क्योंकि पीएमएलएन ने कहीं भी अवाम को जहां रिप्रेजेंट करना है वो जरूर करिए। मैं असद साहब का जानना चाहती हूँ ना, प्लीज ना, वो 3 औरतें हो गई और वो एक हजरत है, उनसे भी जरा गुफ्तगू करने दीजिए प्लीज। 1 मिनट जी। खट्टक साहब मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि एक आपका जाहिर है परवेज खट्टक साहब से ताल्लुक है, वर्कर्स कन्वेंशन की बात हो रही थी, लियाकत खट्टक साहब की सूबाई मिनिस्ट्री ले ली गई, उसके बाद जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आप लोग आए, ये इंतकामी कार्रवाई हुई है आपके खिलाफ जी पार्टी के विदिन। ये भी बता दीजिएगा, वर्कर्स कन्वेंशन के इजलास की बात हो रही थी जो मरियम साहिबा ने करने हैं, तो कल बन्नू में परवेज खट्टक साहब ने भी किया है, जहां पर कुर्सियां खाली रह गई और कुर्सियों को भर नहीं पाए और वो काफ़ी नाराज़ हुए, गुस्से में आए। तो ये अवामी अगर आपके साथ है, अवामी पसंद आपके साथ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जहां लेजिस्लेशन और जहां लॉ मेकिंग हो रही है वहां तो आप लोग सीरियस नजर नहीं आते। तो ये 27 फरवरी की लॉन्ग मार्च हो या आप लोगों की महंगाई के खिलाफ मार्च हो, ये कहाँ खड़ी है सर? ये जो पहले आपने हमारी बात की है, जो हम लोगों ने पार्टी छोड़ी, हमसे मिनिस्ट्री ले ली गई, उस बारे में जो मैं बात आपको ये करूं, जो इंतकामी सियासत की बात की है, तो इंतकामी सियासत डायरेक्ट मेरे साथ या मेरे वालिद साहब के साथ नहीं थी, वो उन हलके के लोगों के साथ थी जो पिछले 7-8 साल से इस पीटीआई के लिए हमारे लिए बड़ी मेहनत उन्होंने की। उनके साथ जब इंतकामी कार्रवाई शुरू हुई तो उस चक्कर में हमारे आपस में पॉलिटिकल क्लैशेस आते रहे। और जहाँ तक बात ये अवामी ये जो बनू में और ये बाकी आप जो बात कर रही हैं, पीपल्स पार्टी 27 को पूरे ज़ोर से पूरे मुल्क में से निकलेगी और हमारा मेन एजेंडा जो है वो यही है कि हम लोग आएंगे। अकाउंटेबिलिटी का ये लोग बहुत पीटीआई वाले नारा लगाते हैं, तो ज़रा इनसे भी अकाउंटेबिलिटी की जाए कि जो इन्होंने वादे किए थे कि 90 दिन में हम करप्शन ख़त्म करेंगे, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, तो ज़रा उसका भी तो हिसाब किताब लिया जाए ना कि ये जो इतना बड़ा धोखा अवाम के साथ किया है इन्होंने, कि आज लोग कहते हैं कि गुर्बत नहीं है। मैं आपको हकीकत एक बात बताऊं, मेरा ये फजूल चीखे मारने से मेरा कोई शौक नहीं है।
लेकिन इस वक्त जो गरीब का हाल है वो उसी को पता है जो इस वक्त गरीब लोगों के साथ जाके बैठता है। मैं अभी भी नौशहरा से आ रहा हूँ, लोगों का महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से, ऊपर से जो हुक्मरान वज़ीर हैं या जो इनके मशीर हैं, इनके जो रवैये हैं, उनकी वजह से लोग इतने तंग आ चुके हैं कि लोग मौका ढूंढ रहे हैं कि कब जनरल इलेक्शन आए और हम इनसे वोट के ज़रिए अपना बदला लें और पूछें इनसे जो इन्होंने ज़ातियात की हैं पिछले 3-3.5 साल में। क्योंकि लोगों की, मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि हर जगह ये कहा जाता है कि किसी की वजह से पीटीआई की गवर्नमेंट दूसरी बार सूबे में आई। ये इमरान खान ने उम्मीदें दी थीं इस कौम को बहुत ज़्यादा कि सब कुछ तब्दीली का एक नारा था जिसके पीछे सारे लोग आए हुए थे। अगर ये नारा कामयाब, इमरान खान अगर इस 2018 के इलेक्शन में कामयाब ना होते तो वो 2023 में भी केपीके के लोग उन्हें तीसरी बार इलेक्ट करने की कोशिश करते। लेकिन अब लोगों का शौक पूरा हो चुका है, जो उन्होंने तब्दीली का नारा था वो उनका शौक पूरा हो गया। अब 2023 में इनको पता लग जाएगा, जिसका एक छोटा सा सबूत लोकल बॉडीज इलेक्शन थे केपीके, जिनमें साफ पता लगा कि बेशक लोग जमीयत को दें, एनपी को दें, पीपल्स पार्टी को दें, नून को दें, लेकिन ये डिसाइड हो गया कि पीटीआई को नहीं दे रहे। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा, परवेज खटक साहब के बारे में इतलात हैं कि शायद उनको वजीर दाखिला लगा दिया जाए, क्या इन इतलात में कोई सदाकत है? और दूसरा ये आप कह रहे हैं कि उन्होंने उनके वोटर के साथ वो इंतकामी सियासत की है, तो ये इसका जो बैकलैश है ये क्या होगा? आपको लगता है ये वोट्स में नजर आएगा कि परवेज खटक साहब की कोई मकबूलियत में कमी आएगी? ये मैं आपको बड़ी आसान मिसाल दे देता हूँ। नौशहरा 2018 के इलेक्शन में 2 कौमी हलके 1,60,000 प्लस वोट्स लिए थे इन्होंने जनरल इलेक्शन में। लोकल बॉडीज में 3 तहसीलों पे पीटीआई के उम्मीदवार थे। टोटल इन्होंने जो तीनों तहसीलों पे वोट लिए वो 1,02,000 इस तरह। तो ये जबकि लोकल बॉडीज में नीचे काउंसलर्स वगैरह खड़े होते हैं तो वोट ज्यादा पोल होते हैं। ठीक, तो वो ट्रेंड आप देख लें कि पीटीआई के वोट बैंक में तकरीबन 60 to 70,000 कमी आई है। तो ये अभी तो 3-3.5 साल, अभी 1.5 साल लोगों की और भी उम्मीदें कुछ लोगों की हैं जो सोच रहे हैं कि बेहतरी हो जाएगी, जो नजर नहीं आ रही। लोग बेहद मायूस हैं इस वक्त। ठीक है, लोगों की मायूसी के बारे में गुफ्तगू करेंगे और मैं ये सवाल आप जी कंप्लीट कर लीजिए खटक साहब, क्या कह रहे हैं आप? जी, जहाँ तक वजीर दाखिला की बात है जी, तो वो तो पीटीआई और उनके अपने लोगों को पता होगा, मुझे इन बारे में कुछ नहीं पता। चले ठीक है, यहाँ पर एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद आएंगे। तो आपके लिए सवाल छोड़े जा रही हूँ जवेरिया साहब, आपने जवाब देना है कि मकबूलियत में कमी तो वाज़ेह तौर पर आई है वोट्स के जरिए, लेकिन जाहिर है कि टुमारो इज अनदर डे, ऑपोजिशन विल पैक अप इट्स बैग्स एंड एक और महाज खड़ा होगा आपके खिलाफ। इट्स नॉट ओवर येट, और ऑपोजिशन क्या मजीद कर सकती है डिफीट होने के अलावा? बात करते हैं वक्फे के बाद। एंड वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं जवेरिया ज़फ़र अहीर साहिबा, हिना परवेज भट्ट साहिबा और वेरी सॉफ्ट स्पोकन अहद खटक साहब। बहुत शुक्रिया खटक साहब, आपने भी ज्वाइन किया। जवेरिया साहब आपका शुक्रिया, हिना साहब आपका शुक्रिया। जी जवेरिया साहिबा, आपके पास आती हूँ क्योंकि आपने खटक साहब की थोड़ी बहुत जो भी शिकायत हैं वो सुन ली हैं। एक तो इंतकामी सियासत, जिस तरह आप लोग इंतकामी कार्रवाइयाँ करते हैं, ये भी आपके अपने लोगों के साथ भी वो भी सामने है, और मकबूलियत में कमी भी सामने है। कल तो बनू में जो कुर्सियाँ हैं वो भी पूरी नहीं हो पा रही थी। ये ठीक है कि आपको पार्लियामेंट में साबित कदमी की बुनियाद पर या फ़ोन कॉल्स की बुनियाद पर या बेसाखियों की बुनियाद पर या अपोजिशन की कमज़ोरी की बुनियाद पर आप तमाम तर बिल्स अप्रूव करा लेते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड लोगों का जो हाल है आप उसके साथ आपकी मुनासिबत नहीं है। आपका रिस्पॉन्स? देखिए सर, अब पॉलिटिकल पार्टी में उतार चढ़ाव हालात के हिसाब से होता रहता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और जहाँ तक केपी के बल्दियात हैं वो हम पहले कह चुके हैं कि कुछ टिकट्स की गलत डिस्ट्रीब्यूशन और कुछ लोगों का गलत
जो था उनको गलत हाथों में पावर देना और फैसले करना, वो हमारी कुछ तंजीम के लिहाज से हमारी कमजोरियां रही हैं और उसको हमने तस्लीम किया। और कोई कमजोरियां नहीं है, बस आप लोगों की टिकट बांटने में ही कमजोरी है क्या? आप लोगों की परफॉर्मेंस की कमजोरी नहीं है? मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दिस लाइक यू नो, ये फौरी तौर पर आप लोग इसको रद्द कर देते हैं कि कोई हमारे गलती नहीं हो सकती। हाँ, टिकट बांटने में गलती हो गई, इलेक्शन में होगी गलती, लेकिन ये आप लोगों की परफॉर्मेंस की कोई गलती नहीं होती। नहीं सना साहिब, आप बात तो गलत तरफ लेके जा रहे हैं। अच्छा चलो, देखिए, अकले कुल भी कोई नहीं होता और कामिल भी अल्लाह की जात के अलावा कोई नहीं होता, ये तो हमारा ईमान है। और जहां तक बात रह गई है, आप केपी की बात कर रही हैं, तो ओवरऑल इलेक्शंस में जहां हमें उम्मीद थी कि जिस तरह हमने 2 बार, कभी ऐसे नहीं हुआ कि कोई जमात 2 बार आए, बिल्कुल हम मानते हैं कि हमें उम्मीद थी इससे बहुत बेहतर रिजल्ट की या ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप की, लेकिन उस तरह से नहीं हुआ। लेकिन इस तरह भी हालात नहीं इतने बुरे हो गए, वो भी हम अपने, जाहिर अभी दूसरा फेज है तो हम उस फैसलों पे भी नजरसानी कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कहाँ हमारी कोताहियां रही हैं। जहां तक परफॉर्मेंस की बात है, तो मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि अगला इलेक्शन अब आएगा 2023 का, लोग इंतजार कर रहे हैं। बिलाशुबा वोट एक ऐसी ताकत है जिससे आप इजहार कर सकते हैं आप कि आपके साथ क्या किया गया, हुकूमत की कारकर्दगी कैसी रही, या आपके हल्के के जो नुमाइंदगान हैं उन्होंने आपके साथ क्या रवैया रखा। तो ये 2023 का जब इलेक्शन होगा तो इंशाअल्लाह ताला उस वक्त ये नतीजा भी सामने आ जाएगा, इसलिए इस पर कुछ कहना ही कबल अज़ वक्त है। एक मैंने बात करनी है इंतहाई मासूमियत से, और मेरी बहन हिना परवेज भट्ट साहिबा, मुझे मालूम है कि ये किस कदर बड़ी फैन है मरियम बीबी की। मैं खुद उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, क्योंकि वो इस किस्म की बातें करती हैं और इस किस्म का डैमेज आपकी पार्टी को देती हैं कि मैं इसलिए उनकी फैन हो गई हूँ, क्योंकि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। आप झूठ की बात कर रही हैं, PMLN से आपका ताल्लुक है और मरियम साहिबा को आप लीडर कह रही हैं, और आप झूठ की बात कर रही हैं उन्हीं मरियम बीबी को ना, जिनकी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, और उन्हीं को जिनकी ऑडियो के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आवाज भी अपनी और उनके भाइयों के अल्हम्दुलिल्लाह फ्लैट्स भी अपने हैं। वही मरियम बीबी, वही उनके वालिद साहब, वही उनके चाचा, वही उनके चाचाजाद, जो सारे झूठे साबित भी हुए हैं और मुंह से मानते भी हैं। आपकी खुशी तो ऐसे, मुझे तो वो दिन याद आ रहा है जब मैं आती हूँ एक मिनट उनको कंप्लीट करने दे, मैं आती हूँ। कंसंट्रेट कर ले और इमरान खान साहब शरीफ फैमिली अच्छा हिना एक मिनट मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपके पास आ रही हूँ, मैं आपके पास आ रही हूँ। कंसंट्रेट करें ना। अच्छा हिना मेरी बात तो सुन ले, मेरी गुजारिश सुन ले, मेरी गुजारिश सुन ले, मेरी गुजारिश अभी इलेक्शन, अच्छा मेरी गुजारिश तो सुनिए, मेरी गुजारिश भागने वाले हैं। अच्छा मेरी गुजारिश सुन लेंगी दोनों हजरात, दोनों खवातीन, एक मिनट मेरी गुजारिश सुन लीजिए। जवेरिया साहिबा, ये जो फैन फेयर और फैंडम है, ये तो इमरान खान साहब की पार्टी का भी खासा रही है ना। मतलब हम खान साहब के फैंस भी आपकी पार्टी में माशाल्लाह बहुत हैं, जो उनकी बार बार हर चीज को लेकर आते हैं, और खान साहब के भी बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं, उनकी स्लिप ऑफ टंग है जो कि ये बुनियाद बन सकती है। तो लेट्स नॉट गेट इनटू जातियात। फैन है वो, मरियम साहब पॉपुलर लीडर हैं, इसको आपको मानना पड़ेगा, जैसे खान साहब के पॉपुलर लीडर है वो भी हम मानते हैं। तो नाउ ये इसके बाद आगे बात आपने को करनी है तो कर लीजिए प्लीज। जी मैंने बिल्कुल बात करनी है। अगर हिना साहिबा थोड़ी देर खामोश रहे तो उनसे कहें थोड़ा तहम्मुल का मुजाहिरा करें। खटक साहब ने बड़ी अच्छी बात आज खटक साहब ने भी कही है। जी हिना मैंने कर लिया, हिना बात को जाने दीजिए, मैंने बात कर ली बिल्कुल आपकी, मैंने दिफा कर लिया। मैं आपके पास आती हूँ हिना, आपको पूरा टाइम दूंगी, आपको पूरा टाइम दूंगी। जी 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 जवेरिया साहब। हिना साहिबा, पहली तो बात ये है कि मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आपकी चले जवेरिया आप जवाब पे आ जाइए, जवेरिया आप जवाब पर आ जाइए प्लीज। आप खटक साहब की बात कर रही थी, बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने कहा कि मुझे चीखने का शौक नहीं है और इस तरह से करके मैं बात नहीं कर सकता। सना साहिबा, आपकी बात जो आपने कही है ना, मैं इत्तेफाक इसलिए करती हूँ कि फैन फॉलोइंग ज़ाहिर सब लीडर्स के फैन होते हैं, लेकिन आप जो बात कह रही है, लेट्स नॉट गो इनटू जातियात। मैंने जातियात पे तो गई ही नहीं, मैं तो इनकी बात क्या, इनकी लीडर हैं, हमारे लीडर हैं, हम उनके फैन हैं, ये अपने लीडर की फैन नहीं हो सकती। तो बात को गलत रंग ना देने की कोशिश की है, झूठ का मवाजना करने की बात की है। दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि ये जो बातें फरमा रही थी हम PM साहब के बारे में, तो मैं इनको ये बताना चाहती हूँ, गोश गुजार करना चाहती हूँ कि थे वाला लफ्ज इस्तेमाल ना करें। उन्होंने जो कहा है वो अब भी वही कहते हैं, उस पे कायम है,
बल्कि अमल पैरा है। उनकी कोशिशें, उनकी काविशें नजर आ रही हैं, रंग ला रही हैं। और 4 मिसरों में मैं अगर पीएम साहब की 140 पे पहुंच गए करप्शन इंडेक्स पे, वो करप्शन किंग है इमरान खान है ना। आटा चोर है, चीनी चोर है, अदविया चोर है, रिंग रोड स्कैंडल। यहाँ पर मसला ये है कि जज्बात जो है ना फौरन बिफर जाते हैं। 1 मिनट है ना साहब, आपको मैं टाइम दूंगी, है ना, मैं आपके पास आ रही हूँ, उनकी बात कंप्लीट होने, यू कैन रिस्पॉन्ड, आई विल गिव यू द फ्लोर। जी जवेरिया साहब जस्ट क्विकली रैप करें। जी रैप करें, आप क्या बात करूं? जब बात उनके पास कोई लॉजिकल आर्गुमेंट नहीं है तो उन्होंने टोकना ही है ना। तो मैं है ना, प्लीज क्वेश्चन ये, अच्छा ठीक है, आप कह रही हैं कि उनकी बात में कोई, अच्छा एक मिनट खवातीन देखिए, खट्टर साहब से कुछ सीखे, मैं तो अपनी आवाज म्यूजिकल चेयर खेल रहे हैं। अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा शेख रशीद साहब अपनी मिनिस्ट्री पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते, नवाज चौधरी अपनी मिनिस्ट्री पे कंसंट्रेट नहीं कर सकता, ये सवाई शरीफ फैमिली की और कोई बात ही नहीं करते। अभी शो पे बैठे आप इनसे क्वेश्चन इनकी पॉपुलैरिटी और वोट बैंक का पूछ रही है, जवाब ये मरियम नवाज दे रही है। बिल्कुल, मैं मरियम नवाज साहिबा मेरी लीडर है, मैं उनको फॉलो करती हूँ। बिल्कुल लीडर मेरी नवाज शरीफ साहब मेरे पार्टी कायदे में फॉलो करती हूँ। जवाब दें, आप बताएं कि आपने कितने पैसे, अरबों पैसे आटे में खाए, चीनी में खाए, रिंग रोड स्कैंडल में कितने पैसे खाए। अच्छा चले, अच्छा ओके जी जवेरिया साहब, मेरी आदत नहीं है कि मैं मेरी भी आदत नहीं है कि मैं क्रॉस टॉक को अलाउ करूं। प्लीज 1 मिनट माजरत के साथ मुझे जरा 1 मिनट दे दीजिए प्लीज, मैं आपके पास वापस आती हूँ। 1 मिनट जरा, थोड़े से सबके जज्बात होते हैं, आई अंडरस्टैंड। 1 मिनट के लिए जवेरिया साहब आप तहम्मुल से सुनिए। बात नहीं कर रही, अच्छा मैं बीच में बोली नहीं, मैं उनकी बात जवेरिया आपकी बात ठीक है, चले ओके ठीक है ओके। अब मुझे बता दें हिना साहिबा, डू यू हैव एनी कॉन्क्रीट प्लान्स? अब टॉक शो पे इनको आपने डिफीट करना है या आर्ग्यू करना है, चले वो हम छोड़ देते हैं। आप कॉन्क्रीट प्लान्स हैं आपके इस हुकूमत को घर भेजने के? नहीं है तो इस हुकूमत को अपना टाइम कंप्लीट करने दें, और ये तमाम तर फिर ये जलसे जुलूस, लॉन्ग मार्च, इसको हम भूल जाएं, या अदम एतमाद को तो भूल ही गए हैं, और क्या क्या चीजें भूलनी हमने? देखिए, आपने राना सनाउल्लाह का लेटेस्ट बयान सुना भी होगा कि अभी अदब एतमाद हम तब पेश करेंगे, और पीडीए में भी ये डिसाइड हुआ जब हमें पता होगा हमारे नंबर्स पूरे हैं। तो हम इस तरह की बातें वैसे नहीं करते। हमारा नेक्स्ट प्लान है लॉन्ग मार्च, इंशाल्लाह 23 मार्च। मरियम बीबी भी बाहर आएंगी। मरियम बीबी बहुत पॉपुलर है, शी इज गुड इन हर पॉइंट ऑफ व्यू, ऑपोजिशन भी वो सही करती हैं। और दूसरी बात कि देखिए 2013 हम फ्रेश इलेक्शंस की बात करते हैं, आप देखें कि डेट आने दें इलेक्शंस की, फ्रेश इलेक्शंस की, थोड़ी तो इनकी पार्टी किस तरह बिखरेगी। नवाज शरीफ साहब तो लंदन में बैठ के हम लोग बाय इलेक्शंस भी अपने जीत रहे हैं। खानेवाल के भी इलेक्शन आपने देख लिया, डस्का का भी इलेक्शन, कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन भी देख लिया। जमाते इस्लामी ने, केपी के भी, इनकी हुकूमत होते हुए भी केपी के इलेक्शन जीत रही है। तो पॉपुलैरिटी तो यहां से पता चलती है कि नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठ के पीएमएलएन यहां जीत रही है, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के अपने मिनिस्टर्स को तब्दील करने में लगे हुए हैं। तो ये तो नजर आ जाता है, आप अवाम में जाएंगी तो आपको पता चल जाएगा कि किसकी कामयाबी है। तो अगले इलेक्शन जो है वो है पीएमएलएन का। इसमें ये लोग जितना मर्जी यहां बैठ के प्रोपेगेंडा करें, जो मर्जी करें, उससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक हो गया। अच्छा खटक साहब, मैं आपके पास आती हूं कि जाहिर है कि एक ट्रस्ट डिफिसिट तो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में बारहा। आप इसको, जी मैं आ रही हूं जवेरी साहब, आपके पास आ रही हूं, 1 मिनट दीजिएगा। खटक साहब, मैं सिर्फ ये चाहूंगी कि क्या इन जो भी हम इनके तनाजात हैं ये नहीं मिट सकते? तो जाहिर है कि ऑपोजिशन डिवाइडेड तो है, तो फिर कोई भी चीज हो जाए, चाहे वो लॉन्ग मार्च फजल रहमान साहब लीड करें या बिलावल भुट्टो साहब लीड करें, इसका निकलना तो कुछ नहीं है ना, इसका कोई रिजल्ट तो नहीं आना। ये जो पहले मैं आपको इतना बता दूं, ये जो बात की गई है कि टिकट्स की तकसीम केपीके में गलत हाथों में थी, तो टिकट्स तो केपीके में चीफ मिनिस्टर से लेके सूबाई मिनिस्टरों ने और वफाकी मिनिस्टरों ने अपने अपने रिश्तेदारों को दी हैं। वो बेचारे एक शाह फरमान को वैसे ही बीच में रगड़ दिए, तो टिकट्स की गलती फिर से वही चेंज करके वही कर दी है। और दूसरा, जहाँ तक कि अदम एतमाद की बात है, तो देखें हमारी जो पार्टी के चेयरमैन हैं बिलावल साहब, जरदारी साहब, उनका पहले दिन से यही टेक था कि असेंबली में रह के एहतजाज और असेंबली में रह के इन हाउस चेंज की वो बात करते थे। तो आज जब पूरी ऑपोजिशन इस बात पे तैयार हो गई है, तो ये तो सीधा सीधा पीपल्स पार्टी के बयानी की जीत है।
लेकिन खटक साहब अब तो दोनों को महसूस हो रहा है, ऑपोजिशन की दोनों तरफ ये बात है पक्की के एक दूसरे का साथ नहीं देंगे। इनको शायद इत्तेहादियों पे ज्यादा यकीन हो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, लेकिन अपनी ऑपोजिशन पे यकीन नहीं है। ये बात दुरुस्त है? नहीं देंगे जी, इकट्ठे साथ देंगे। 27 को हम लोग निकलेंगे, 23 को पीडीएम, फिर मिल जाएंगे आप लोग इस्लामाबाद में। उसके बाद इकट्ठे जो पार्टी के सीनियर्स हैं वो लोग कर लेंगे आपस में। ठीक है, ठीक है, बड़े ओके जी। जवेरिया साहब, जस्ट वेरी क्विकली, यू हैव 30 सेकंड्स, आपने कुछ बात कंप्लीट करनी है तो देन आई हैव टू क्लोज द शो। जी मैम। नहीं 30 सेकंड्स में तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप होस्ट हैं और आपका ये फर्ज है कि आप क्रॉस टॉक की परमिशन किसी को ना दें। मैंने पूरी कोशिश की है, कहीं मैंने आपको भी रूम नहीं दिया, कभी मैंने, आप लोग दोनों नहीं सुन रही मैम। थोड़ा सा मतलब आप लोगों के ऊपर भी कुछ जिम्मेदारी आयद होती है ना जवेरिया साहब, सिर्फ मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है। ये तो जब बात मैं कर रही थी, जवाब आपको मैं दे रही थी, तो उनका काम नहीं था कि वो मेरी बात ठीक है हिना साहिबा। यस, आपने देखे मुझे डांट पड़वा दी है। अच्छा जी जी, अब आप जवेरिया साहिबा कंप्लीट कर लें प्लीज। मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ कि खटक साहब को भी मैंने सुना, आप कंप्लीट कर लें, मुझे भी सुना, हमने इंटरप्ट नहीं किया, लेकिन हिना साहिबा ने हर बार इंटरप्ट किया। और वैसे भी जब आपके पास एक सॉलिड आर्ग्यूमेंट नहीं होता तो मुझे पता है किस तरह इंटरप्शन से आप अगले को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। आई नो वेरी वेल। तो आप मुझे डांट रही है या उनको कसूरवार मान रही हैं? जवेरिया साहब अब ना डांटे मुझे, मैंने पूरी कोशिश की है। नहीं आपको नहीं कह रही, मैं उनको कह रही हूँ कि वो जो बार बार इंटरप्ट कर रही है ना, सॉलिड आर्ग्यूमेंट ना हो तो ऐसे ही होता है। चले। और अभी भी सवाल गंदम और जवाब चना है। अगर और आप चार शो पे अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बात नहीं करेंगी और मरियम बीबी की पॉपुलैरिटी, ओके, आई थिंक मैं माजरत के साथ क्रॉस टॉक की इजाजत नहीं दे सकती माजरत के साथ हिना साहिबा। सॉरी मेरी सॉरी यहाँ पे शो क्लोज करते हैं जी, क्योंकि हम यहाँ पर डिस्कशन तो कर ही नहीं सकते, बस बातें हो सकती हैं। आज खटक साहब आपका शुक्रिया, हिना साहब आपका शुक्रिया, जवेरिया साहब आपका शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स ऑपोजिशन डिवाइडेड है, हुकूमत और ऑपोजिशन बात नहीं कर सकती, तो ये मुल्क के हालात जो हैं ऐसे ही होंगे जैसे हैं। और ऑटोनॉमी और सॉवरेनिटी की क्या बात की जाए जब कॉम्प्रोमाइज, ये अवाम तो इनकी नुमाइंदगी कर लेते हैं, ये अवामी नुमाइंदगी नहीं कर सकते। वक्फे के बाद, सॉरी अब इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल।